नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे जाति की राजनीति की कैसे बखिया उधेड़ी योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद जाति की राजनीति की जो लोग बात कर रहे हैं, जाति की गणना की जो लोग बात कर रहे हैं, उनके लिए जवाब खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ समय से देश में ये एक नया एजेंडा चला है, जाति की गणना करना, यानी परोक्ष रूप से मंडल 2 लाने की कोशिश। जो मंडलवादी पार्टियां हैं या जो जाति की राजनीति करते हैं या जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको लगता है कि जाति का पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो अक्षय पात्र है, जिससे जब चाहें जितना वोट निकाल सकते हैं। ये पात्र कभी जो है खाली नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। पिछले अगर 25-30 साल की राजनीति पर आप नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि जाति की राजनीति की अपील लगातार कम होती गई है। केवल जाति की राजनीति अब नहीं चलेगी, ये पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने और उनकी जो विचारधारा है और उनका जो सुशासन है उसने तय कर दिया कि गवर्नेंस बड़ा इशू है, वो जाति से भी बड़ा हो सकता है। ये साबित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जाति सच्चाई है इस देश की, इस समाज की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये बात नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता, मैं भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि चुनाव से, राजनीति से जाति का खात्मा हो गया है या हो जाएगा। अभी कम से कम निकट भविष्य में तो इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन फ़र्क क्या आया है फिर? फ़र्क पिछले 10 साल में ये आया है कि पहले जो जाति सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर थी, वो अब दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर खिसक रही। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों में अलग अलग तरह से इसका प्रभाव हो रहा है, लेकिन जाति अब पहले नंबर पर नहीं रह गई है। एक ये बड़ा फ़र्क आया है। और नीचे से एक समय, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो गवर्नेंस इशू ही नहीं होता था। गवर्नेंस अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों की महत्वाकांक्षा जाग गई है। लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर सुधरे। वो किस जाति से हैं या नेता किस जाति का है या किस जाति का नेता मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये उनके मन में ज़रूर है, लेकिन वो एकमात्र चीज़ नहीं है या वो सर्वोपरि नहीं है। इसलिए उनके लिए गवर्नेंस का मुद्दा, यानी उनकी जीवन शैली में, उनके जीवन को सुलभ बनाने वाली जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं सरकारों के, पार्टियों की जो नीतियां हैं, विचारधारा है, वो ज़्यादा प्रमुख हो गई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बाकी नेताओं से बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने जाति की राजनीति को छोड़ा नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस देश में जाति की राजनीति जो है वो अब ख़त्म हो गई है या जाति से का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दोनों को साधा, एक साथ साधा, गवर्नेंस को भी और जाति को भी। जाति का आग्रह तब तक मजबूत रहेगा जब तक गवर्नेंस के मोर्चे पर मामला ज़ीरो रहेगा। जब फ़र्क नहीं रहेगा राजनीतिक दलों में, विभिन्न सरकारों में, उनके कामकाज की शैली में, उनकी परफॉर्मेंस में, और तब जाति सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी। जैसे ही गवर्नेंस का मुद्दा प्रभावी होना शुरू होगा, जाति थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगी। जाति चली नहीं जाएगी, वो पिछले दरवाजे पर खड़ी रहेगी और इंतज़ार करती रहेगी कि गवर्नेंस का मुद्दा कमज़ोर पड़े और हम फिर प्रवेश करें घर के अंदर। लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। मोदी की जो नीतियां हैं वो मौका नहीं दे रही हैं। और इसीलिए छटपटाहट जो है वो भाजपा विरोधी दलों में बहुत ज़्यादा है। उनकी कोशिश लगातार इस बात की है कि किसी तरह से हिंदुत्व का मुद्दा, गवर्नेंस का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा, उसके अलावा संस्कृति का मुद्दा, सभ्यता का मुद्दा, ये सब मुद्दे पीछे चले जाएं। वो भी जानते हैं कि ये मुद्दे ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुद्दे डिसाइडिंग फैक्टर ना बने, ये निर्णायक तत्व ना बने, जाति निर्णायक बने, जाति के आधार पर लोग वोट दें। ऐसे लोगों के लिए लोगों को जाति में बांटना
कोई अपराध नहीं है। लेकिन धर्म के आधार पर फर्क करना, धर्म के आधार पर अंतर करना, उनके लिए ये जनतंत्र विरोधी है, ये मानवता विरोधी है और जाने क्या क्या विरोधी है। तो ये जो दोहरापन है, ये जो दोगलापन है, इसको भारतीय मतदाता समझने लगा है। उसको मालूम है कि जातियों में बांटकर हमारा फायदा नहीं किया जा रहा है, ये कोई और फायदा उठा रहा है हमको जातियों में बांटकर। तो हमको अपनी जाति नहीं छोड़नी है, लेकिन हमको जाति को एकमात्र मुद्दा बनाकर अपना राजनीतिक फैसला नहीं करना है। ये फर्क आया है। तो पिछले कुछ दिनों से 2024 की तैयारी चूंकि हो रही है, तो इसलिए जो है जाति की गणना सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया है विपक्ष का। विपक्ष को लगता है कि ये उसके हाथ में बहुत बड़ा अस्त्र आ गया है और इस अस्त्र के जरिए वो भाजपा पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर सकती है, उनकी छवि को धूमिल कर सकती है, उनकी विश्वसनीयता को कम कर सकती है और सरकार का जो गवर्नेंस का मॉडल है, सरकार का जो राष्ट्रवाद का मॉडल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मॉडल है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मॉडल है, इस सब को पीछे छोड़ा जा सकता है। उसको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा 22 जनवरी को जब राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद जो माहौल बनेगा उससे लड़ने की तैयारी में है विपक्ष कि फिर से जो है जाति के मुद्दे को उठाओ। बिहार में जाति की गणना हो गई, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ा हो, जो जातियों की गणना के बारे में समझ थी अब तक की, वैसा दिखाई नहीं देता। कुछ जातियों की थोड़ी बहुत बड़ी सीमित मात्रा में फ़र्क आया है, उसके बारे में किसी एक अलग वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि बिहार की इस जाति की गणना का पॉलिटिकल मायने क्या है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन वो किसी दूसरे दिन। आज मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ। उस बजट पर चर्चा हुई, अखिलेश यादव बोले और अपने अपनी आदत के मुताबिक जाति की बात उन्होंने शुरू की। जाति की गणना वो क्यों कराना चाहते हैं इस पर बोले, लेकिन वो कहीं से उनकी बात कन्विंसिंग नहीं थी। मुझे नहीं लग रहा था उनको सुनकर कि वो खुद अपने ही तक से सहमत है। वो कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा था, आए माए शायद कुछ भी बोल रहे थे। उनको सिर्फ ये कहना था कि हम जाति की गणना कराना चाहते हैं और हम परोक्ष रूप से ये कहना था कि हम जाति को बड़ा मुद्दा बनाएंगे 2024 के लिए। और उन्होंने उनका जो एक नया उन्होंने फार्मूला दिया है पीडीए का पिछले दिनों, उसकी फिर से बात की। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनको ये बात समझ में आ गई लगातार 4 चुनाव हारने के बाद कि उनका जो कोर वोट है यादव मुस्लिम, उसके सहारे उनको सत्ता अब नहीं मिल सकती। पहले क्यों मिल रही थी? क्योंकि वोटों का बंटवारा हो रहा था, ट्रायंगुलर फाइट होती थी बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो 28-29% वोट लेकर भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाती थी। अब 40% से ज़्यादा वोट लेकर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और वो सीधी लड़ाई हो गई है। अब सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई हो गई है, तो इसमें कम से कम 45% या उससे ऊपर वोट लाने पर ही कुछ बात बनने की संभावना बनेगी। जीत जाएंगे ये नहीं कह सकते। तो इसलिए उनको लगा, इसलिए उन्होंने दलित को जोड़ना शुरू किया। लेकिन आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जो बोले, उन्होंने जाति की राजनीति करने वालों की धज्जियां उड़ा दी, बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने बताया कि कैसे इनके लिए, उन्होंने शब्द इस्तेमाल जो किया, उन्होंने कहा कि इनके लिए ये झुंझुना है। ये समझते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है इनके हाथ में, लेकिन जब ये संकट में आते हैं तब इनको जाति याद आती है और उसके बाद फिर इनको परिवार याद आता है। तो ये जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां जो हैं, ये चुनौती नहीं दे सकती। अखिलेश यादव के पीडीए का पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या राजू पाल पीडीए में नहीं आता था? क्या उमेश पाल पीडीए में नहीं आता था? क्या अखिलेश निषाद पीडीए में नहीं आता था? उन्होंने कहा जब आप गरीबों के हक को मार रहे थे तब पीडीए की याद कहाँ थी? तो जाति की राजनीति करने की जो बात करते हैं, दरअसल वो गवर्नेंस के मॉडल से लड़ने से भाग रहे हैं। उनके पास सुशासन का कोई जवाब नहीं है। उनके पास एकमात्र अस्त्र है जाति का, उसी से वो लड़ना जानते हैं। वो उसी से लड़े हैं, उसी से लड़ना जानते हैं, उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं। अब एक समय उनका जो सौभाग्य था वो आज दुर्भाग्य बन गया है। सौभाग्य ये था कि उनको सत्ता मिली, सरकार में रहे,
पूरे 5 साल अखिलेश यादव तो पूरे 5 साल रहे, मायावती भी पूरे 5 साल रही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, लेकिन उपलब्धि के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, दावा करने के लिए है। उनका मजाक उड़ाते हुए योगी जी ने कहा कि भाई अगर अखिलेश यादव का बस चले तो वो ये भी कह सकते हैं कि चंद्रयान का निर्माण सफाई में हुआ था। जिस तरह से वो दावे करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जितने आंकड़े दिए इन्होंने सब फर्जी है और कोई तैयारी नहीं इनकी, इनको इन विषयों में न तो कोई रुचि है न कोई समझ है। उन्होंने अटल जी की बात याद दिलाई। अटल जी ने कहा था कि कोई आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी आदमी होता है। तो उन्होंने अटल आवासीय योजना जो श्रमिकों के बच्चों के लिए है उसका जिक्र करते हुए कहा कि उनको जातियों में मत बांटो, वो गरीबों के बच्चे हैं। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो काम कर रही है बिना भेदभाव के कर रही है, बिना जाति और धर्म संप्रदाय देखे हुए कर रही है। जो लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का वो सबको बराबर से मिल रहा है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा जिस दिए को आंधी तूफान ने पाला उससे हवा बुझा नहीं सकती। तो उन्होंने कहा 2017 भी देखा, 2022 भी देखा और 2024 और 2027 की भी तैयारी है। तो एक तरह से अखिलेश यादव को चुनौती दी। लेकिन उससे बड़ी बात जो उन्होंने जाति की राजनीति करने वालों के लिए कही, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए उसकी कुछ पंक्तियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते कायर और क्रूर। अब आप देखिए इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, कायर और क्रूर। जाति का शोर मचाने वाले उन्होंने कहा कायर हैं और क्रूर भी हैं। कायर क्यों है? कायर इसलिए है कि जो युद्ध में सामने है, जो जिससे लड़ा जाना चाहिए उससे लड़ने से भाग रहे हैं, यानी जन कल्याण से भाग रहे हैं। उनके लिए जन कल्याण का महत्व नहीं है उतना, जन कल्याण से वो मुकाबले में टिक नहीं सकते, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो जाति के पीछे अपने को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि जाति को आगे रखेंगे कवच बनाकर तो उनकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन अब समय बदल गया है, अब लोग केवल जाति के आधार पर वोट देने को तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो मायावती या अखिलेश यादव सत्ता में होते। आज जिस दुर्दशा में मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पहुंच गई है, समाजवादी पार्टी उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ क्रूर का क्या मतलब है? क्रूरता है, उन्होंने कहा, जब आप नौकरियों में भाई भतीजावाद चलाते हैं, जब आप अपने अपने को देने की कोशिश करते हैं, जब आप भ्रष्टाचार के आधार पर मामले तय करते हैं, जब आप माफिया को पालते हैं, तो माफिया को पालकर आप, इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी? जो लोगों का जीवन छीन लेता है, लोगों का मौलिक अधिकार छीन लेता है, उसका आप संरक्षण करते हैं। और सबसे बड़ी क्रूरता है गरीबों के हक पर डकैती डालना। जो गरीब का वाजिब हक है उसको नहीं मिलने देना, माफिया के जरिए उसकी छोटी मोटी ज़मीन घर पर कब्जा कराना, उसको उसके अधिकारों से वंचित करना, उसको उसके जीवन से वंचित करना, ये सपा और बसपा के राज में होता रहा है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि सपा और बसपा का राज अगर याद रखा जाएगा तो एक ही बात के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और वन डिस्ट्रिक्ट मैनी माफिया, ये समाजवादी पार्टी के शासन में। तो उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े देकर बताया कि किस तरह से अपराध की घटनाएं, अपराध में किस तरह से बड़े पैमाने पर कमी आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा तथ्य है जो कभी एनसीआरबी के आंकड़ों में दिखाई नहीं देगा, कोई बता नहीं सकता, कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में जितने उद्योग धंधे थे, जो लोग उद्योग चला रहे थे किसी तरह से, जो पहले से थे, उनके यहाँ उनसे जो वसूली होती थी, उनको धमकाकर लोगों को जबरन, अयोग्य लोगों को भर्ती कराया जाता था,
उसके अलावा उनसे एक तरह की रंगदारी वसूली जाती थी, वो बंद हो गई। ये किसी आंकड़े में, किसी क्राइम ब्यूरो के आंकड़े में ये नहीं आएगा। लेकिन उसका असर क्या हुआ है? 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें 40 लाख के निवेश के प्रस्ताव आए। कोई भी पैसे वाला हो, आपका बड़े से बड़ा दोस्त हो, वो आपके कहने से पैसा तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसको दो चीज़ों का भरोसा नहीं होगा। एक, उसका पैसा सुरक्षित रहेगा, और दूसरा, उसको मुनाफा होगा। ये दो शर्तें होती हैं निवेश की। और मुनाफा कहाँ होगा? जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ मार्केट होगा, जहाँ उसके प्रोडक्ट के बिकने की संभावना होगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इस भरोसे पर कि अब कोई डर नहीं है, कोई माफिया हमसे वसूली करने नहीं आ सकता, रंगदारी मांगने नहीं आएगा। सरकार जो भी फैसला लेगी वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लेगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से 100% ऑनलाइन हो चुकी है, यानी हर तरह से ट्रांसपेरेंट। ये निवेशकों में भरोसा पैदा करता है। निवेशकों को लगता है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, जबरन वसूली नहीं होगी, हमको सूटकेस मुख्यमंत्री के दफ्तर तक नहीं पहुंचाना है। जब ये भरोसा जमता है तो वहाँ निवेश आना शुरू होता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के साथ एक जो है हैंडीकैप है कि वो लैंड लॉक्ड स्टेट है। यहाँ कोई पोर्ट नहीं है, समुद्र नहीं है आसपास, उसका एक नुकसान होता है। इसके बावजूद जिस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, योगी जी ने अपने भाषण में कहा कि जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो केवल 2 एयरपोर्ट चल रहे थे पूरी तरह से, एक लखनऊ का, एक बनारस का, दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और 12 पर काम चल रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है, उसका रनवे तैयार है, बिल्डिंग का काम थोड़ा बहुत बाकी है। उसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक रनवे तैयार हो चुका है और उम्मीद ये है कि फरवरी में वहाँ से फ्लाइट्स चलना शुरू हो जाएंगी। रोड कनेक्टिविटी इस समय देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं और बन रहे हैं कहीं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, और उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां वाटरवेज के जरिए न केवल पैसेंजर बल्कि माल की भी ढुलाई हो रही है। बनारस से हल्दिया तक जो है वो जहाज माल लाद कर ले जा रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि जाति की राजनीति की, इसलिए नहीं आया कि जाति देखकर लोगों को फायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। ये इसलिए हुआ कि गवर्नेंस पर यकीन है कि अगर सुशासन होगा तो उसका लाभ किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसको मिलेगा। ये जब विश्वास होता है, और ये विश्वास तब आता है जब आपको अपने पौरुष पर विश्वास हो, जब आपको अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास हो, जब आपको अपनी योग्यता पर विश्वास हो, और जब आप ईमानदार हों, जब आप लूटने की नीयत से ना आए हों, तब ये सब होता है। और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। तो जाति की राजनीति करने वालों के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तमाचा जड़ा है कि जनता आपके भुलावे में नहीं आने वाली है। ये जो जाति जाति आप चिल्ला रहे हैं, ये आपकी कायरता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।